A very good morning all my dear students and friends. This is Manish Sharma and you are watching my YouTube channel Economics by Manish Sharma. देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर लेकर के आया हूँ और वो चैप्टर है गवर्नमेंट बजट, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि व्हाट इज मीन बाय बजट, बजट क्या होता है और पूरे वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट बजट कब अनाउंस किया गया था, इंडिया का सबसे फर्स्ट बजट कब अनाउंस हुआ है, बजट में कौन कौन सी चीजें होती है, बजट कौन अनाउंस करता है, कहां पर अनाउंस किया जाता है, बजट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बजट डेफिसिट क्या होता है, ये जितने भी थिंग्स है ये सब हम लोगों को बजट वाले चैप्टर में डिस्कस करनी है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट बेसिक कंसेप्ट ऑफ बजट, यानी हमें बजट का बेसिक कंसेप्ट जानना है। देखिए स्टूडेंट, बजट का मीनिंग हम लोग यहाँ पर समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आप लोगों को बजट से रिलेटेड बताना चाहता हूँ। देखिए स्टूडेंट, बजट जो वर्ड है वो लिया गया है फ्रेंच लैंग्वेज के बुजेट वर्ड से, यानी बजट को ट्रेसेबल किया गया है फ्रेंच लैंग्वेज के बुजेट वर्ड से। एंड बुजेट का मीनिंग होता है अ स्मॉल बैग, दैट इज पॉइंट नंबर फर्स्ट आपके पास यहाँ पर है। बजट फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जिसका नेम है बुजेट, और बुजेट का मीन्स होता है अ स्मॉल बैग। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे सेकंड थिंग की यहाँ पर बात करूं तो सेकंड थिंग है कि पूरे वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट बजट 1733 में अनाउंस हुआ, यानी पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी का सबसे फर्स्ट बजट इन 1733 में अनाउंस हुआ, और इसको अनाउंस किया गया रॉबर्ट वॉलपोल ने, यानी फर्स्ट बजट ऑफ द वर्ल्ड इन अनाउंस्ड इन 1733 बाय रॉबर्ट वॉलपोल। ये तो हुई दोस्तों पूरी होल इकोनॉमी या पूरी वर्ल्ड लेवल की बात करी जब 1733 में सबसे फर्स्ट बजट अनाउंस हुआ। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया, अगर अपन इंडिया के केस की बात करें तो इंडिया का सबसे फर्स्ट बजट अनाउंस हुआ था फरवरी 1860 में, और अनाउंस किया गया था जेम्स विल्सन ने। यानी थर्ड पॉइंट आपके पास है फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड इन फरवरी 1860 एंड अनाउंस्ड बाय जेम्स विल्सन। अब देखिए दोस्तों, आगे थोड़ी सी बात करते हैं कि बजट किस डे पर अनाउंस किया जाता है। हमारी इंडिया का रूल है कि इंडिया का जो मिनिस्टर है या सॉरी प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट एक डेट डिसाइड करता है, उस डेट को लोकसभा में बजट को अनाउंस किया जाता है। यानी प्रेसिडेंट जो डेट डिसाइड करेगा उसी डेट पर हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट में बजट अनाउंस किया जाता है। लेकिन इन केस अगर प्रेसिडेंट को स्पेसिफाइड डेट अनाउंस नहीं करता है तो इस केस में इंडिया में रूल ये रहेगा कि फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पे बजट अनाउंस किया जाएगा। प्रेसिडेंट ने डेट डिसाइड करी तो उसी डेट पर बजट अनाउंस किया जाता, बट लैक ऑफ डेट, अगर यहाँ पर प्रेसिडेंट डेट डिसाइड नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में जो बजट अनाउंस किया जाएगा वो लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी में अनाउंस किया जाएगा। तो देखते हैं, बजट इज प्रेजेंटेड इन लोकसभा ऑन सच अ डे एज द प्रेसिडेंट मे डायरेक्ट, यानी प्रेसिडेंट जिस डेट को बजट अनाउंस करेगा या जो डेट डिसाइड करेगा उसी डेट को बजट अनाउंस किया जाएगा। लेकिन अगर डेट अनाउंस नहीं होती है तो बाय कन्वेंशन इट इज द प्रेजेंटेड ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, यानी डेट अगर नहीं दी यहाँ पर प्रेसिडेंट ने तो फरवरी के लास्ट वर्किंग डे पर बजट अनाउंस किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आगे थोड़ी सी बात करते हैं कि बजट पार्लियामेंट में बजट अनाउंस कौन करता है। तो हर कंट्री की गवर्नमेंट का जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो पार्लियामेंट में बजट अनाउंस करता है, यानी बजट अनाउंस करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फाइनेंस मिनिस्टर की होती है। फाइनेंस मिनिस्टर पूरी लोकसभा में जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उन सबके सामने बजट अनाउंस करता है। हमारी इंडिया की बात करें 2020 में हम लोग वीडियो देख रहे हैं, और 2020 में प्रेजेंट टाइम पर इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो है निर्मला सीतारमन। यानी हमारा जो आने वाला फिस्कल ईयर होगा, जो बजट अनाउंस किया जाएगा वो इंडियन गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा अनाउंस किया जाएगा। तो बजट प्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन पार्लियामेंट। ठीक है, अब दोस्तों थोड़ी सी बात करते हैं कि बजट होता क्या है, बजट क्यों बनाया जाता है गवर्नमेंट। देखिए दोस्तों, हर एक इकोनॉमी को चलाने के लिए हर कंट्री के गवर्नमेंट एक हर ईयर बजट अनाउंस करती है, यानी
जो बजट बनाया जाता है हर साल बनाया जाता है, हर ईयर बनाया जाता है। ठीक है, बजट में दो चीजें होती है, एस्टिमेट रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड एस्टिमेट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। एस्टिमेट रिसिप्ट यानी गवर्नमेंट को आने वाले फिस्कल ईयर यानी 1 मार्च टू 1 अप्रैल टू 31 मार्च, यानी आने वाले फिस्कल ईयर में एस्टिमेट रिसिप्ट गवर्नमेंट को इकोनॉमी से कितनी रिसिप्ट अर्न होने वाली है, यानी कितनी इनकम अर्न होने वाली है, एंड एस्टिमेट एक्सपेंडिचर उसी फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट को कितने एस्टिमेट एक्सपेंडिचर करने पड़ेंगे। ये दो चीजें मेन फोकसली बजट में होती है। एस्टिमेट रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर इकोनॉमी से मिलने वाली है, जिसे इनकम ऑफ द गवर्नमेंट बोला जा सकता है, एंड एस्टिमेट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट यानी आने वाले इस फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट को कौन कौन से सेक्टर पर कितना कितना एक्सपेंसेस करना है, इसे कहा जाता है एस्टिमेट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। और जो बजट होता है गवर्नमेंट का एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर की एस्टिमेट रिसिप्ट और एस्टिमेट एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड होता है, जिसे बजट कहा जाता है। और अगर अपन लीगल डेफिनेशन की बात करें तो लीगल डेफिनेशन होती है आपके पास, गवर्नमेंट बजट इज एन स्टेटमेंट, गवर्नमेंट बजट इज एन स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट कितना आ रहा है एंड एस्टिमेट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट कितना जाना है ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर, इट इज नोन एज बजट। तो ध्यान से सुनना है स्टूडेंट, बजट का मीनिंग 1 मार्क्स में काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट, एनुअल स्टेटमेंट यानी हर साल बनाया जाता है, शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट रिसिप्ट, अंडरलाइन एस्टिमेट रिसिप्ट and estimate expenditure of the government during the fiscal year, it is known as budget। अब देखिए दोस्तों, बजट में जो एस्टिमेट रिसिप्ट होती है और एस्टिमेट जो एक्सपेंडिचर होता है आर नॉट एक्चुअल फिगर, यानी गवर्नमेंट बजट जब अनाउंस करती है तो उसमें ओनली एस्टिमेट रिसिप्ट होती है, एस्टिमेट पेमेंट होते हैं या एक्सपेंडिचर होते हैं, ये एक्चुअल फिगर नहीं होती है, केवल गवर्नमेंट एक एस्टिमेट लगाती है। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एस्टिमेट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर आर नॉट द एक्चुअल फिगर एंड फिस्कल ईयर का जो टाइम होता है दोस्तों वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। स्टूडेंट आज हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, यानी गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है, क्या ऑब्जेक्ट होते हैं गवर्नमेंट के बजट बनाने के पीछे। लेकिन इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आया विद इन 1 सेकेंड। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट, यानी जब गवर्नमेंट बजट बनाती है तो उसके पीछे गवर्नमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। स्टूडेंट आप जानते हो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स की अगर अपन बात करें तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होते हैं कि गवर्नमेंट अपने बजट के बिहाफ पर अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना चाहती है। लेकिन कुछ पॉइंट्स हम लोगों के पास हैं इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए और काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट पूछा जा सकता है एग्जाम में 2 मार्क्स में, उस कंडीशन में आपको स्पेशल एक ऑब्जेक्ट दिया जाएगा और वो आपको स्पेशल वहां पर डिफाइन करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट की बात करें तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि स्टूडेंट इकोनॉमी से गवर्नमेंट ने जितने भी रिसोर्सेज कमाए हैं उन सारे रिसोर्सेज का गवर्नमेंट वापस इकोनॉमी को क्या करेगी, रीअलोकेट करेगी। किस तरीके से कर सकती है, गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को रिसोर्सेज इस तरीके से अलोकेट करने के चांसेस बनाती है कि यहाँ पर गवर्नमेंट इकोनॉमी का वेलफेयर भी हो सके और साथ ही साथ गवर्नमेंट यहाँ पर प्रॉफिट भी अर्न कर सके। यानी रिसोर्सेज का इस तरीके से लोकेशन करना कि इकोनॉमी की ग्रोथ भी हो, इकोनॉमी का वेलफेयर भी हो और साथ ही साथ गवर्नमेंट का जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो टारगेट भी कंप्लीट हो सके। सपोज करना है स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अपन तंबाकू का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, शॉर्ट में नोट कराऊं, तंबाकू का एग्जांपल है यहाँ पर। तो जो पर्सन इसका कंजप्शन करते हैं तो गवर्नमेंट इस तंबाकू की रेट पर जो टैक्स रेट है उसको इंक्रीज कर दे। अब टैक्स रेट को इंक्रीज करने से क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो टैक्स रेट को इंक्रीज करने से यहाँ पर कुछ कंजप्शन जो पर्सन है या जो पब्लिक है उनमें से कुछ पब्लिक इसका कंजप्शन करना बंद कर देगी और बंद कर देगी तो टंबाकू अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। तो यहाँ पर एक तरीके से सोशल वेलफेयर होगा। सेकंड थिंग अगर अपन बात करें
कि भाई जब टैक्स रेट इंक्रीज कर देगी, लेकिन ये हैबिचुअल्स होते हैं कुछ पब्लिक इसकी, तो जिनको खाना है वो खाएंगे इसे ही, चाहे कितना भी टैक्स इंक्रीज हो जाए। तो दूसरी तरफ से गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा करने से इनकम भी अर्न हो रही है, यानी दोनों टारगेट कंप्लीट हो रहे हैं गवर्नमेंट के। एक टारगेट से, एक काम से सोशल वेलफेयर हो रहा है और इसी काम से सेकंड यहाँ पर गवर्नमेंट को इनकम भी अर्न हो रही है। यानी सबसे फर्स्ट गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट होता है रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करना कि यहाँ पर सोशल वेलफेयर भी कंप्लीट हो जाए और गवर्नमेंट को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी कंप्लीट हो जाए। नाउ डिस्कस करते हैं स्टूडेंट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखिए स्टूडेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हर कंट्री की नीड होती है, क्योंकि इकोनॉमी में मनी इन्फ्लेशन और मनी डिफ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही कंडीशन कंट्री के लिए हार्मफुल होती है। यानी ऑप्टिमम कंडीशन कंट्री में होना चाहिए, इन्फ्लेशन की कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए और डिफ्लेशन की कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर सपोज करते हैं कि इकोनॉमी में या तो मनी इन्फ्लेशन या मनी डिफ्लेशन है, तो उनको कंट्रोल करने का काम गवर्नमेंट बजट में करेगी और बजट में काम करके उस इकोनॉमी की इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की कंडीशन को स्टेबिलिटी की कंडीशन में लेकर के आएगी, जिसे कहा जाता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। सपोज करना यहाँ पर ये है मनी इन्फ्लेशन और ये है मनी डिफ्लेशन। स्टूडेंट, आपने प्रीवियस क्लासेस में जाना होगा कि इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है, व्हेन एग्रीगेट डिमांड ऑफ एन इकोनॉमी इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। यानी जब एक इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड उसके एग्रीगेट सप्लाई से ग्रेटर देन ज्यादा होती है, इसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। एंड व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, दिस कंडीशन इज रिप्रेजेंट टू डिफ्लेशन। तो इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से तो इन्फ्लेशन की कंडीशन होगी, एंड एग्रीगेट डिमांड कम होगी एग्रीगेट सप्लाई से तो डिफ्लेशन की कंडीशन होगी। लेकिन गवर्नमेंट का टारगेट होता है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों की कंडीशन को बजट की हेल्प से कंट्रोल करना है और स्टेबिलिटी की कंडीशन पर लेकर के आना है। इन्फ्लेशन की कंडीशन में गवर्नमेंट यहाँ पर दोस्तों सरप्लस बजट अनाउंस करती है, जो नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और अगर इकोनॉमी में डेफिसिट की कंडीशन है, यानी एग्रीगेट डिमांड कम है, तो गवर्नमेंट यहाँ पर डेफिसिट बजट अनाउंस करने वाली होती है, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन बात करते हैं व्हाट इज मीन बाय सरप्लस बजट एंड व्हाट इज मीन बाय डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट यानी यहाँ पर गवर्नमेंट की एस्टिमेट रिसिप्ट ज्यादा होती है, एस्टिमेट एक्सपेंडिचर्स हैं। अब अगर एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो यहाँ पर इकोनॉमी में गवर्नमेंट को मनी कम करनी होगी, इसलिए गवर्नमेंट सरप्लस बजट बना लेती है। यानी कि एस्टिमेट रिसिप्ट जितनी अर्न होती है उतना गवर्नमेंट एस्टिमेट एक्सपेंडिचर नहीं करती, तो इकोनॉमी में पैसा कम होता है और पब्लिक की एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, जिससे दोनों बैलेंस हो जाती है और स्टेबिलिटी की कंडीशन मिल जाती है। बट अगर कंट्री में डिफ्लेशन की कंडीशन है, यानी एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट डेफिसिट बजट बनाती है। एग्रीगेट डिमांड कम है क्योंकि यहाँ पर पब्लिक के पास मनी कम है, यानी शॉर्टेज है मनी की, तो मनी की शॉर्टेज को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट डेफिसिट बजट बनाएगी, यानी एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगी रिसिप्ट के कंपेयर में। तो जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगी तो पब्लिक के पास मनी ज्यादा आएगी और डिमांड इंक्रीज होकर एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल आने के चांसेस बन जाएंगे, जिससे वापस स्टेबिलिटी की कंडीशन आएगी। स्टूडेंट, 1 मार्क्स में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इन्फ्लेशन के कंडीशन में गवर्नमेंट कौन सा बजट अनाउंस करेगी, सरप्लस बजट अनाउंस करेगी, एंड डेफिसिट की कंडीशन में गवर्नमेंट, सॉरी डिफ्लेशन की कंडीशन में गवर्नमेंट डेफिसिट बजट अनाउंस करेगी, एंड सरप्लस डेफिसिट बजट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले काफी डिटेल्स हैं। बात करते हैं थर्ड ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए दोस्तों, हर इकोनॉमी की जो गवर्नमेंट होती है उसका टारगेट होता है कि इकोनॉमी हर तरीके से ग्रोथ करे। बट आप जानते हो एक इकोनॉमी की ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब उस इकोनॉमी का जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज हो। अगर किसी इकोनॉमी का ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज होता है तो इट इंडिकेट टू इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी वो इकोनॉमिक ग्रोथ को इंडिकेट करता है। लेकिन बात ही आती है कि जीडीपी को कैसे इंक्रीज करवाया जाए बजट की हेल्प से। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हो सकता है गवर्नमेंट इकोनॉमी की ग्रोथ करने के लिए हमारी कंट्री की जो प्रोडक्शन यूनिट्स होती है, प्रोडक्शन यूनिट्स जो होती है या मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट होती है, इनको कई तरीके के टैक्स रिबेट दे सकती है, यानी इन पर टैक्स का जो चार्ज करती है वो कम कर सकती है।
गवर्नमेंट अगर टैक्स चार्ज कम करेगी तो प्रोडक्शन यूनिट की जो कॉस्ट होती है वो कम होगी, और कॉस्ट कम होने से उनके प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होंगे, तो वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा। सेकंड, वो उनको सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है, सब्सिडी हेल्प करती है उनकी कि कुछ चीजों में उनको सब्सिडी प्रोवाइड किया जाए। जैसे ही सब्सिडी प्रोवाइड होगी तो वापस वही कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, और प्रॉफिट इंक्रीज होंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा। यानी यहाँ पर गवर्नमेंट इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट को जीडीपी इंक्रीज करनी होगी, और जीडीपी इंक्रीज करने के लिए जितनी भी हमारी कंट्री में प्रोडक्शन यूनिट्स होती है या जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है उनको गवर्नमेंट को इंकरेज करना पड़ेगा। और इंकरेज दो तरीके से भी किया जा सकता है, या तो गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर जो टैक्सेस एप्लीकेबल करिए तो टैक्स रेट को डिक्रीज कर दे, और जो सब्सिडी है सब्सिडी प्रोवाइड करने लग जाए या सब्सिडी को इंक्रीज कर दे, जिससे जीडीपी इंक्रीज होगा, और जीडीपी इंक्रीज होगा तो ऑलवेज इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, जिसे कहा जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। जब गवर्नमेंट को रिसिप्ट अर्न होती है तो उसी रिसिप्ट को वो गवर्नमेंट एक्सपेंसेस करती है कंट्री पर, लेकिन उस एक्सपेंसेस में कहा जाएगा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी जो इनकम आ रही गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट उस इनकम को वापस हमारी कंट्री को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगी। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाएगा, इक्वली तरीके से, यानी गवर्नमेंट बजट में ये टारगेट बनाती है कि जो इनकम का वो डिस्ट्रीब्यूशन करी है वो इक्वली तरीके से होना चाहिए, ताकि यहाँ पर हमारी सोसाइटी में जो दो ग्रुप बनते हैं, एक पुअर ग्रुप एंड रिच ग्रुप, तो उनको बैलेंस किया जा सके। यानी कि यहाँ पर पुअर ग्रुप को भी उतने तरीके से इंकरेज किया जाए ताकि वो भी अपनी नेसेसिटीज को कंप्लीट कर सके। तो डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करें कि जो रिच पर्सन है उन रिच पर्सन पर जो टैक्स रेट है उसको हाई कर दे, और जो पुअर सेक्टर है उसकी जो टैक्स रेट है उसको डिक्रीज कर दे या कम कर दे, जिससे रिच पर्सन की इनकम कम होगी एंड पुअर पर्सन की इनकम इंक्रीज होगी, और दोनों बैलेंसिंग पर आने के चांसेस बन जाएंगे, जिसे कहा जाता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। तो स्टूडेंट, ये थी मेरी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, और यार इतना तो बनता ही है, शेयर माई चैनल। स्टूडेंट, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ बजट, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाला है आप लोगों का। थैंक यू, जय श्री कृष्णा।